एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शाम का अंधेरा फैलते ही दुकानें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। जब वो वापसी के लिए मुड़े तो तुफैल तो सामान से लदा हुआ था। समीना और शापरी ने भी कई शॉपिंग बैग्स उठा रखे थे। कई रोज के बाद मौका मिला था और उन्होंने खूब जी भर कर शॉपिंग की थी। वो लोग अनारकली से निकलकर जैसे ही दूसरी सड़क पर मुड़े तुफैल ठिठक कर रुक गया। कुतुब फरोश अपनी दुकान बढ़ाकर जा चुका था और रिक्शे के करीब दो पुलिस वाले खड़े थे। एक के हाथ में बेद की छड़ी थी और दूसरे के कंधे पर राइफल लटकी हुई थी। तुफैल ने समीना की तरफ देखते हुए सरगोशी की, कोई गड़बड़ लगती है। मेरे पास रिक्शे के कागजात तो है नहीं, ये लोग अड़ी करेंगे। वो लोग रिक्शे के करीब आ गए। उन्हें रुकते देखकर एक कांस्टेबल आगे आ गया। वो हाथ में पकड़ी हुई छड़ी रिक्शे पर मारते हुए बोला, ये रिक्शा तुम्हारा है? तुफैल ने शॉपिंग बैग्स पिछली सीट पर रखते हुए कहा, जी संतरी बादशाह, क्या गलती हो गई सरकार? कांस्टेबल ने उसे घूरा, बोला, हमारे साथ थाने चलो, तुम्हें बताते हैं क्या गलती हुई है। समीना ने कांस्टेबल को घूरा, बोली, क्या बात है कांस्टेबल, इससे क्या गलती हुई है जो इसे थाने ले जाना चाहते हो? उसने अपने हाथों में पकड़े हुए शॉपिंग बैग भी सीट पर रख दिए। कांस्टेबल ने कहा, आप दूसरा रिक्शा कर लें बीबी, ये रिक्शा अब मशकूक हो गया है, हो सकता है किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ हो। हम 2 घंटों से इस रिक्शे की निगरानी कर रहे हैं। समीना उछल पड़ी, बोली, क्या कोई गाड़ी इस तरह खड़ी रहे तो मशकूक हो जाती है? फिर वो तुफैल की तरफ मुड़ी, बोली, ड्राइवर तुम रिक्शा स्टार्ट करो, मैं देखती हूँ ये कैसे रोकते हैं। उसने शाहपरी को इशारा किया। वो दोनों शॉपिंग बैग संभाल कर सीट पर बैठ गईं। तुफैल भी अपनी सीट पर बैठकर रिक्शा स्टार्ट करने लगा। राइफल वाले कांस्टेबल ने कहा, आप लोग जिद न करें बीबी, कोई दूसरा रिक्शा ले लें, इसे हम थाने ले जाएंगे। उस वक्त 3-4 आदमी करीब आकर खड़े हो गए। समीना रिक्शे से उतर आई और कांस्टेबलों पर चीखने लगी, क्या जुर्म किया है इस रिक्शे वाले ने? तुम इसे थाने क्यों ले जाना चाहते हो? तुम लोग वर्दी पहनकर अपने आप को क्या समझते हो? इस तरह शरीफ शहरियों को क्यों परेशान करते हो? क्या चाहिए तुम्हें? समीना किस तरह चीखने से 1-2 आदमी भी उसकी हिमायत में बोलने लगे। कुछ और लोग भी जमा हो गए थे। समीना ने पुलिस वालों के खिलाफ ये नफसियाती हरबा इस्तेमाल किया था जो कामयाब हो गया। लोग पुलिस वालों को बुरा भला कहते हुए उनकी हिमायत करने लगे। समीना गुस्से में चीखती हुई दोबारा रिक्शे में बैठ गई। बोली, ड्राइवर रिक्शा चलाओ, मैं देखती हूँ ये कैसे रोकते हैं। तुफैल ने रिक्शा स्टार्ट कर दिया और इस मर्तबा वाकई दोनों कांस्टेबलों में से किसी ने उसे रोकने की कोशिश न की। अलबत्ता एक पुलिस वाला बॉल पेन से अपनी हथेली पर रिक्शे का नंबर नोट कर रहा था। शापरी ने कहा, उसने नंबर नोट कर लिया है। तुफैल बोला, कुछ नहीं होगा बीबी, रिक्शे पर नंबर उर्दू हिंसों में लिखा हुआ है। मैंने 1 के हिंसे को 2 और 2 के हिंसे को 3 बना दिया है। वो इस नंबर के हिंसे को ढूंढते रह जाएंगे जो उसने नोट किया है। घर पहुंचते ही मैं रंग से नंबर दुरुस्त कर दूंगा। समीना बोली, हमने चीख धाड़ कर मामला खत्म कर दिया। अगर वो वाकई तुम्हें थाने ले जाता तो? तुफैल बोला, कुछ भी ना होता समीना बीबी, हम रिक्शा ड्राइवरों के पास पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने के 20 तरीके होते हैं। तुफैल ने अगले मोड़ से यू टर्न लेते हुए रिक्शा शाह आलमी की तरफ मोड़ लिया। सड़क पर ट्रैफिक का अजदहाम था, इसलिए रिक्शे की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। दिल्ली दरवाजे के करीब समीना ने रिक्शा रुकवा लिया। उसने तुफैल को भेजकर एक दुकान से चिकन टिक्के वगैरह खरीदे थे। जब वो घर पहुंचे तो 10 बज रहे थे। शारिक वगैरह परेशान हो रहे थे। समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, शॉपिंग में देर हो गई थी, अगर कोई गड़बड़ होती तो हम उससे निमट लेते, हम तो अपना पूरा बंदोबस्त करके गए थे। उसने कमीज के नीचे से पिस्तौल निकाल कर मेज पर रख दिया। शापरी ने भी उसकी तकलीद की। वो रजिया की तरफ देखते हुए बोली, डियर रजिया, अब जल्दी से खाना निकाल लो, बड़े जोर की भूख लग रही है। और फिर उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद वो सब बैठे खाना खा रहे थे। और फिर शारिक वगैरह के लिए ये इत्तला बड़ी तशवीशनाक साबित हुई थी कि हाजी चौधरी करामत के मकान से गायब हो गया। ये खबर तुफैल ने दी थी जो उस रोज मालूमात करने के लिए उस तरफ निकल गया था। शारिक बड़बड़ाया, वो कहाँ गया होगा? इरफान बोला, उसके बहुत से ठिकाने मुझे मालूम हैं शारिक बाबू, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, भाग दौड़ सकता हूँ, क्यों ना हम बारी बारी उसके तमाम ठिकानों पर हल्ला बोल दें। शारिक ने कहा, इस तरह न सिर्फ वक्त जाया होगा बल्कि वो होशियार भी हो जाएगा। पहले हमें ये मालूम करना होगा कि वो गया कहाँ है, और मेरा ख्याल है चौधरी करामत से मालूम किया जा सकता है। इरफान बोला, चौधरी करामत को भी मालूम नहीं होगा कि वो कहाँ गया है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। शारिक बोला, तो ठीक है, चलो ये काम भी अभी हो जाना चाहिए। ये कहते हुए शारिक उठ गया। तुफैल और इरफान भी जाने को तैयार हो गए।
इरफान को शारिक ने इसलिए साथ लिया था कि शायद चौधरी करामत उसके सामने जबान खोल दे। इरफान और तुफैल पिछली सीट पर बैठे थे और शारिक ड्राइव कर रहा था। जब वो अपनी गाड़ी पर घर से निकले तो रात के 9:30 बज रहे थे। उन्हें शादीपुर रोड तक पहुंचने में पौन घंटा लग गया। चौधरी करामत की दुकान के सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी जिससे चारे के गट्ठे उतारे जा रहे थे। करामत का मुलाजिम लड़का भी करीब ही खड़ा था। शारिक ने चंद गज के फासले पर कार रोक ली और इरफान की तरफ देखकर सरगोशियां करने लगा। इरफान कार से उतर गया और टहलता हुआ दुकान के सामने पहुंच गया। करामत के मुलाजिम लड़के ने उसे कार से उतरते हुए देख लिया था। कार अंधेरे में थी, लेकिन इरफान जब करीब पहुंचा तो लड़के ने उसे पहचान लिया। उसके चेहरे पर खौफ के हल्के से तासुरात उभर आए थे। इरफान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ओए बिल्ले, कैसे हो यार? डर क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। बिल्ला बोला, मैं क्यों डरने लगा इरफान बाबू? तुम्हारे खतने मैंने तो नहीं किए थे। इरफान बोला, अच्छा ये बताओ अंदर कौन है? वो लोग हैं या चले गए? बिल्ला बोला, वो लोग तो चले गए, करामत चाचा अंदर हैं, बताऊं से? इरफान बोला, हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो बिल्ले के साथ दुकान में से होता हुआ पिछले सहन में आ गया। सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। बत्ती जल रही थी और चौधरी करामत चारपाई पर करवट के बल लेटा हुक्के के कश लगा रहा था। चौधरी करामत ने अपनी जगह से हरकत किए बगैर पूछा, ओए बिल्ले, कौन है बाहर? माल उतर गया? बिल्ले ने कहा, माल उतर रहा है चाचा, तुम्हारा एक परोना आया है, उसे लेकर आया हूँ। इरफान ने आगे बढ़ते हुए देखा कि चौधरी करामत उठकर बैठ गया था और बाहर दिख रहा था। सहन में अंधेरा था, इसलिए वो इरफान की शक्ल नहीं देख सका था। और जब इरफान अंदर दाखिल हुआ तो चौधरी करामत उछल पड़ा। इरफान ने कहा, बैठ जाओ चौधरी, मैं दोस्त बनकर आया हूँ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो तुमसे जरा गपशप करने आया था। करामत बोला, उस दिन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था इरफान बाबू। इरफान बोला, मैं कब कहता हूँ तुम्हारा कसूर था? आराम से बैठो, हौसला रखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता? चौधरी करामत कई मिनट के बाद अपनी कैफियत पर काबू पा सका था। इस दौरान बाहर से ट्रॉली वाले की आवाज सुनाई दी। वो बिल्ले को बुला रहा था। करामत ने बिल्ले की तरफ देखते हुए कहा, जाओ देखो वो क्या कह रहा है, और होटल वाले को 2 चाय के लिए कह आओ। इरफान ने बिल्ले से कहा, 4 चाय का कहना और कार में जो आदमी बैठे हैं उन्हें अंदर भेज दो। कार में 2 आदमियों का सुनकर करामत का चेहरा एक बार फिर धुआं हो गया। वो खौफजदा सी नजरों से इरफान की तरफ देखने लगा। इरफान बोला, शायद तुम उन आदमियों का सुनकर डर गए हो, वो भी तुम्हारे दोस्त हैं, डरने की जरूरत नहीं। बिल्ला बाहर जा चुका था। इस दौरान ट्रैक्टर स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। चंद सेकंड के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से चली गई और उसके फौरन ही बाद शारिक और तुफैल अंदर दाखिल हुए। शारिक को देखकर चौधरी करामत थर थर कांपने लगा। बोला, शारिक बाबू, मैं? इरफान ने करामत की बात काटते हुए कहा, मैंने शारिक को सब कुछ बता दिया है। उस रात अगर मैं शारिक के हाथ लगने की बजाय थाने चला जाता तो हाजी के साथ तुम भी मारे जाते। मुझे या शारिक को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तुमसे सिर्फ चंद बातें पूछने के लिए आए हैं और मुझे यकीन है कि तुम ठीक ठीक जवाब दोगे। करामत बोला, इरफान बाबू, तुम जानते हो मेरा बहुत अरसे से हाजी से लेन देन खत्म हो चुका है। मेरा तो उससे मिलना जुलना भी नहीं था, उसका यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था। अगर मैं उसे मना कर देता तो तुम जानते हो वो मुझे किस तरह नुकसान पहुंचा सकता था। शारिक ने कहा, तुमने हाजी से दोस्ती का हक अदा किया है और मैं इसके लिए तुम्हें मूरद इल्जाम नहीं ठहराता। मैं हाजी को तुमसे ज्यादा जानता हूँ, इनकार की सूरत में वो तुम्हें यकीनन बड़ा नुकसान पहुंचाता। बहरहाल लानत भेजो इन पिछली बातों पर, हम तो तुमसे ये मालूम करने आए हैं कि हाजी कहाँ गया। चौधरी करामत कुछ कहना चाहता था मगर बिल्ले को आते देख कर खामोश हो गया। बिल्ले ने दोनों हाथों में ट्रे उठा रखी थी जिसमें चाय के 4 ग्लास थे। उसने एक एक ग्लास सबको दे दिया और दरवाजे में खड़ा हो गया। करामत ने बिल्ले से कहा, चल तू बाहर चलकर बैठ, मैं भी आता हूँ। उसके जाने के बाद शारिक की तरफ देखते हुए बोला, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि वो कहाँ गया है, अलबत्ता जाने से पहले उसने टेलीफोन पर मकसूद से बात की थी और वही आकर उन्हें ले गया था। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देता। शारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, देखो करामत, तुम हाजी के पार्टनर रहे हो और ये भी जानते हो कि हाजी ने तुमसे धोखा किया था और तुम्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया था। धोखा और फ्रॉड उसकी फितरत में शामिल है। मौजे गुज्जर के साथ भी उसने यही किया था और फिर मेरे साथ जो कुछ हुआ वो भी तुम जानते हो। उसका दीन ईमान पैसा है, वो किसी का दोस्त नहीं। इरफान की एक मामूली सी गलती पर इतनी बड़ी सजा, इससे तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि वो किस कदर जालिम और संग दिल है। कल को वो तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ कर सकता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, उसके साथ अगरचे मैं भी गुनाहों की इस दलदल में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करके छोड़ूंगा। हाजी अपनी बर्बादी में दूसरों को भी लपेट रहा है और तुम भी इस लपेट में आ सकते हो।
अगर तुम बहुत से दूसरे बेगुनाहों को और अपने आप को बचाना चाहते हो तो हमें बता दो कि वो कहाँ गया है। इस मर्तबा मैं उसे माफ नहीं करूंगा। चौधरी करामत ने कहा, मैं सच कहता हूँ शारिक बाबू, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि वो कहाँ गया है। शारिक बोला, ठीक है, हम उसका ठिकाना तो 1-2 दिन में मालूम कर लेंगे, लेकिन अगर मुझे ये पता चला कि तुम उसके ठिकाने से वाकिफ थे तो यकीन कर लो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेगी। करामत बोला, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम शारिक बाबू, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अगर मुझे पता चल गया तो मैं फौरन तुम्हें इत्तला दे दूंगा। शारिक बोला, ठीक है, मैं दिन में 1-2 मरतबा टेलीफोन पर तुमसे राब्ता रखूंगा। गुफ्तशुनीद के दौरान वो चाय भी पीते रहे। बातें दोस्ताना माहौल में हो रही थी। शारिक ने चौधरी करामत को यह बावर करवा दिया था कि अगर वो हाजी के बारे में उसे मालूमात फराहम करता रहे तो वो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। जब वो लोग वहां से रुखसत हुए तो 12 बजने वाले थे। चौधरी करामत भी उनके साथ बाहर आया। सड़क उस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। शारिक ने पहले सोचा कि लखू ढेर और महमूद बूटी से होता हुआ उस सड़क पर सीधा रावी के पुल की तरफ निकल जाए, लेकिन इस तरह बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता। उसने कार दरोगा वाला की तरफ मोड़ ली। चौधरी करामत उस वक्त भी दुकान के सामने खड़ा था। कार सामने से गुजरी तो उसने हाथ हिलाया और अंदर चला गया। शारिक ने कार दरोगा वाला से बागबानपुरा की तरफ मोड़ दी। पाकिस्तान बाजार के करीब पहुंचे तो कुछ आगे सड़क के बीच में पुलिस की एक जीप देखकर शारिक चौंक गया। जीप के पास 4 पुलिस वाले खड़े थे। शारिक बोला, मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, पिछली सीट के नीचे से राइफलें निकाल लो, जल्दी करो। इरफान और तुफैल सीट से उठ गए और सीट उठाकर उसके नीचे रखी हुई राइफलें निकाल ली। एक पुलिस वाला कार को रुकने का इशारा कर रहा था। उसके हाथ में कोई कागज भी था। शारिक ने कार की रफ्तार कम कर दी। बोला, मैं इन लोगों के करीब पहुंचते ही रफ्तार बढ़ा दूंगा और तुम लोग हवाई फायरिंग शुरू कर देना। गोली किसी पुलिस वाले को नहीं लगनी चाहिए। पुलिस वालों की तादाद 4 ही थी। एक जीप के पास खड़ा था, एक सड़क के दरमियान में खड़ा कार को रुकने का इशारा कर रहा था और वो जरा हट कर पोजीशन लिए खड़ा था। शारिक ने कार की रफ्तार कम कर दी। सामने खड़ा हुआ पुलिस वाला एक तरफ हट गया। उसने हाथ में पकड़े हुए कागज की तरफ देखा, फिर कार की तरफ देखा। दूसरे ही लम्हे वो चीख उठा, यही है वो कार। शारिक ने एकदम रफ्तार बढ़ा दी। कार एक जबरदस्त झटके से उछलकर आगे बढ़ी। उसके साथ ही तुफैल और इरफान ने अपनी राइफलें खिड़कियों से निकालकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वाले बदहवास होकर एकदम भाग खड़े हुए। इरफान ने खिड़की के बाहर झुककर जीप पर फायरिंग की। जीप का एक टायर धमाके से फट गया। अब अगरचे पुलिस वालों ने भी फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन कार फायरिंग की पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी थी। कुछ आगे जाकर शारिक ने कार दाईं तरफ एक तंग सी सड़क पर मोड़ ली। यहाँ सड़क के रुख पर छोटी छोटी फैक्ट्रियां थीं और उनके पीछे गुंजान आबादी थी। तुफैल ने कहा, शारिक बाबू, गाड़ी उस तरफ क्यों मोड़ ली, सीधा निकाल ले जाते। शारिक ने कार एक और गली में मोड़ते हुए कहा, तुमने देखा नहीं था कि पुलिस वाले के हाथ में कागज था जिस पर हमारी गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था, और जब हम करीब पहुंचे तो उसने चीख कर कहा था, यही है वो कार। इसका मतलब समझते हो? तुफैल बोला, क्या? शारिक ने कहा, हमारे बारे में मुखबरी की गई थी और कार का नंबर बताकर इत्तला दी गई थी कि हम उस तरफ से गुजरने वाले हैं। पुलिस की इस पार्टी से तो हम बच निकले, लेकिन आगे बागबानपुरा थाना है। मुझे यकीन है कि नहर के पास सड़क ब्लॉक होगी। तुफैल बोला, पुलिस को ये इत्तला किसने दी होगी? शारिक बोला, चौधरी करामत के अलावा कौन हो सकता है। बाहर आकर उसने कार का नंबर देख लिया था और हमारे वहां से रुखसत होते ही उसने पुलिस को फोन पर इत्तला दे दी। उसका ख्याल था कि हम बेखबरी में मारे जाएंगे, लेकिन अब उसे कोई नहीं बचा सकेगा। इरफान बोला, चौधरी तो वाकई हरामजादा निकला, उसे सजा मिलनी चाहिए। कई गलियों में घूमने के बाद शारिक ने कार एक जगह रोक ली। जीटी रोड की तरफ पुलिस के सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी। शायद मजीद नफरी आ गई थी और उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही थी। गली सुनसान थी। वो दौड़ते हुए गलियों में मुड़ते रहे और बिलाखिर उस गली में पहुंच गए जिसके इख्तिताम पर चौधरी करामत का मकान और मेन रोड की दुकान थी। मकान की दीवार के पास रुक गए। शारिक ने तुफैल को इशारा किया। उसने गली के अगले मोड़ पर झांक कर देखा। दुकान बंद थी और वहां कोई नहीं था। उसका इशारा पाकर शारिक इरफान का सहारा लेकर बड़ी आहिस्तगी से दीवार पर चढ़ गया और फिर उसने इरफान को भी ऊपर खींच लिया। दीवार के दूसरी तरफ उतरने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और चौधरी करामत टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा था। शारिक ने इरफान को इशारा किया। वो दुकान वाले दरवाजे की तरफ चला गया। शारिक दबे कदमों चलता हुआ कमरे के दरवाजे के करीब पहुंच गया और आड़ में खड़े होकर आवाज सुनने लगा। चौधरी करामत की आवाज अगरचे ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके मुंह से निकला एक एक लफ्ज शारिक की समझ में आ रहा था। वो कह रहा था, जो काम तुम नहीं कर सके वो मैंने कर दिया है। शारिक और इरफान अब तक या तो मारे जा चुके हैं या पुलिस के घेरे में हैं और वो बचकर नहीं जा सकेंगे। तुम फिक्र ही मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और दोस्ती निभाना जानता हूं। शारिक अभी बच्चा है। शारिक आड़ से निकलकर दरवाजे के सामने आ गया। चौधरी करामत का रुख दूसरी तरफ था। वो कह रहा था, अगर शारिक को पता चल भी गया कि पुलिस को मैंने उसके बारे में इत्तला दी थी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम कोई फिक्र मत करो,
बात करते करते वो मुड़ा तो शारिक को देखकर आवाज उसके हलक में अटक गई और रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फैलती चली गईं। वो थर थर कांपने लगा। शारिक उसे पिस्तौल की जद में लेता हुआ कमरे में आ गया और एक हाथ से रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए माउथ पीस में बोला, शारिक को घेरना मारना उतना आसान नहीं बाजी जितना तुम समझ रहे हो। उस बदबख्त करामत को तो मैं अभी उसके अंजाम को पहुंचा दूंगा और अब तुम भी अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे किसी ठिकाने के बारे में पुलिस को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब न सिर्फ पुलिस तुम्हारे पीछे लगेगी बल्कि मैं भी तुम्हारा पीछा करूंगा। जितना भाग सकते हो भाग लो। उसने रिसीवर रख दिया और करामत की तरफ बढ़ा। बोला, तुम तो बच्चों की कसम खाकर कहते थे कि तुम्हें हाजी के ठिकाने का पता नहीं। तुमने ये कसम शायद इसलिए खाई थी कि तुम्हारी बीवी की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इस बात को तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने पुलिस को मेरे बारे में इत्तला देकर इतनी बड़ी गलती की है, इसे मैं माफ नहीं कर सकता। तुम समझते थे कि पुलिस मुझे बआसानी पकड़ लेगी या गोलियों से भून डालेगी। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन अब तुम्हें पता चल जाएगा। चौधरी करामत गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो शारिक बाबू। वो उसके कदमों पर गिर गया। शारिक ने उसे पैर की ठोकर से दूर गिरा दिया। इस दौरान इरफान भी आ गया। उसने बिल्ले को गर्दन से पकड़ रखा था। वो भी खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। अंदर दाखिल होकर उसने बिल्ले को चारपाई पर फेंक दिया। वो गुर्राया, खामोशी से पड़े रहो, अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली तो गोली से उड़ा दूंगा। शारिक ने पूछा, ये बाहर बैठा क्या कर रहा था? इरफान बोला, ट्रॉली के इंतजार में बैठा हुआ था। 3 बजे एक और ट्रॉली पट्टे लेकर यहाँ आने वाली है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर चौधरी करामत की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें गैरत नहीं आई पुलिस को टेलीफोन करते? क्या तुम समझते थे कि हम मार दिए जाएंगे और तुम्हें हाजी से इनाम मिलेगा? करामत अब उसके कदमों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगा। बोला, मुझसे गलती हो गई इरफान बाबू। शारिक बोला, इस लड़के का और इसका मुंह बांध दो, मैं इसे बताता हूँ कि ऐसी गलतियों की सजा क्या होती है। इरफान ने बिस्तर की चादर फाड़ कर पहले बिल्ले का मुंह और हाथ पैर बांधे, फिर चौधरी करामत के मुंह में कपड़ा ठूंस कर ऊपर पट्टी बांध दी। फिर दोनों उस पर घूंसों और ठोकरों की बारिश करने लगे। करामत जमीन पर लोट पोट रहा था। अगर उसका मुंह बंद ना होता तो उसकी चीखें आसमान की खबर ला रही होती। इरफान ने जेब से चाकू निकाल लिया और फिर बड़ी फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए उसकी नाक काट दी। खून का फवारा बह निकला। वो बुरी तरह जमीन पर लौटने लगा। इरफान गुर्राया, मैं तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा अलग कर दूंगा। तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ है, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। शारिक बोला, 1 मिनट इरफान, पहले इससे मालूम कर लो कि हाजी इस वक्त कहाँ है। मुंह खोल इसका। इरफान बोला, अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली तो टुकड़े कर दूंगा तेरे। उसने उसके मुंह पर बंधी हुई पट्टी खोली, फिर मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा भी निकाल दिया। नाक कट जाने से उसकी हैयत भी बदल गई थी। सारा चेहरा खून आलूद था, गर्दन पर भी खून बह रहा था और फर्श पर भी खून के छींटे पड़े हुए थे। शारिक ने पूछा, बताओ हाजी कहाँ है? करामत बोला, वो समनाबाद में है। उसके मुंह से निकलने वाली आवाज में अजीब खरखराहट थी। बोला, मलिक सुल्तान की कोठी नाले के बिल्कुल सामने है। तुम तो मलिक सुल्तान को जानते हो ना? उसने खामोश होकर इरफान की तरफ देखा। इरफान बोला, बस ठीक है, और उसका मुंह दोबारा बांध दिया। चारपाई पर पड़ा हुआ बिल्ला खौफ से थर थर कांप रहा था और जब इरफान ने करामत पर चाकू से वार किया तो बिल्ले ने झुरझुरी ली और आंखें बंद कर लीं। वो बेहोश हो गया था। इरफान पर जुनून तारी था। वो करामत पर चाकू से पै दर पै वार करता रहा। बिलाखिर शारिक ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे खींच लिया। करामत का जिस्म जख्मों से चूर था और खून की धारें बह रही थीं। वो खत्म हो चुका था। इरफान कुछ देर खड़ा हाँपता रहा, फिर वो बतदरीज अपने हवास में आता चला गया। उसने चाकू फेंक दिया और अपने हाथों को देखने लगा। शारिक ने खूंटी पर टंगे हुए चौधरी करामत के कपड़े की तरफ इशारा किया। बोला, ये कपड़े ले जाओ, मुंह हाथ धो लो और कपड़े बदल लो। हमें अब यहाँ ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। पुलिस के सायरन की आवाजें कुर्ब जवार में सुनाई दे रही हैं। इरफान ने एक बार फिर अपने खून आलूद हाथों और कपड़ों की तरफ देखा। उसने बिस्तर की चादर से अपने हाथ साफ किए और खूंटी पर लटके हुए कपड़े उतार कर बाहर चला गया। शारिक चौधरी करामत की लाश को देखते हुए इरफान के बारे में सोच रहा था। कितना संगदिल और सफ़ाक इंसान था। उसने फारूक की बीवी राना को भी इसी तरह कत्ल किया होगा। पुलिस सायरन की आवाजें अब चारों तरफ से सुनाई दे रही थीं। शारिक को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उस पूरे इलाके को घेरे में लेने की कोशिश की जा रही है। उसकी गाड़ी पुलिस की नजरों में आ गई होगी। अब पुलिस की ज्यादातर तवज्जो इसी इलाके पर होगी। शारिक का ख्याल दुरुस्त निकला। पुलिस की एक गाड़ी सायरन बजाती हुई उस गली में से भी गुजरी। उसके थोड़ी ही देर के बाद तुफैल अंदर आ गया। वो दुकान के बाहर पट्टों के गट्ठों में छुपा हुआ था। वो जमीन पर पड़ी हुई करामत की लाश की तरफ देखते हुए बोला, शारिक बाबू, पुलिस इस इलाके को घेरे में ले रही है, हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। शारिक बोला, घबराओ नहीं, पुलिस घरों की तलाशी नहीं लेगी। हम इस मकान के अंदर बिल्कुल महफूज हैं, बशर्ते के। तुफैल बोला, आगे बोल शारिक बाबू। शारिक बोला, बशर्ते के हाजी पुलिस को यहाँ हमारी मौजूदगी की इत्तला न दे दे। तुफैल बोला,
उस जैसे कमीने आदमी से कुछ बैद नहीं। इरफान भी दूसरे कमरे से आ गया था। उसने मुंह हाथ धोकर करामत के कपड़े पहन लिए। थोड़ी ही देर के बाद एक ट्रैक्टर की आवाज सुनकर वो तीनों चौंक गए। शारिक ने घड़ी देखी, 2:30 बजे थे। ट्रैक्टर दुकान के सामने सड़क पर रुक गया। तुफैल ने शारिक और इरफान की तरफ देखा और फौरन बाहर निकल गया। वो पट्टों से लदी हुई ट्रॉली थी और 2 आदमी थे। एक ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था और दूसरा पट्टों के गट्ठों के ऊपर। गट्ठों पर बैठे हुए आदमी ने एक गट्ठा नीचे लुढ़का दिया। तुफैल ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ओ भाई, पट्टे उतारने से पहले चौधरी से बात कर लो। एक ट्रॉली तो उसने पहले ही उतरवा ली है। ऊपर वाला आदमी नीचे उतरते हुए बोला, हमें भी तो उसने कल से कहा हुआ था, अगर उसे ये ट्रॉली नहीं चाहिए तो हम बागबान पूरे चले जाते हैं। तुफैल ने कहा, अंदर आकर चौधरी से बात तो कर लो। वो दोनों ट्रॉली से उतर आए। दुकान के पिछले दरवाजे से निकलकर सहन में पहुंचे। तुफैल ने बड़ी फुर्ती से दीवार के साथ खड़ी हुई राइफल उठा ली और भेड़िए की तरह गुर्राया, दोनों खामोशी से दाएं तरफ वाले कमरे की तरफ चलो। अगर कोई हरकत की या आवाज निकाली तो भून दूंगा। वो दोनों उछल पड़े, लेकिन जाहिर है उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी थी। तुफैल उन्हें दाएं तरफ वाले कमरे में ले आया जहां शारिक और इरफान मौजूद थे। उन्होंने उन दोनों को बांध कर जमीन पर डाल दिया और मुंह में कपड़े ठूंस दिए। वो तीनों दुकान के रास्ते बाहर आ गए। ठीक उसी वक्त पुलिस की एक जीप सड़क पर से गुजरी। वो बड़ी फुर्ती से गट्ठों की आड़ में हो गए। जीप दूर जा चुकी थी। वो तीनों बाहर आ गए। तुफैल ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वो दोनों ट्रॉली पर चढ़कर लेट गए। अपनी राइफलें उन्होंने पट्टों के नीचे छुपा दी थी। तुफैल ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और उसे दरोगा वाला की तरफ मोड़ दिया। दरोगा वाला मोड़ पर एक पुलिस पार्टी ने उन्हें रोक लिया।